तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट रिवीजन। एक बार रिवीजन, फिर उसके बाद वन लाइनर। तो आप लोगों ने ध्यान से सारी चीज़ें सुननी है। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण, तो व्याकरण क्या था? किसी भी भाषा का उच्चारण, लेखन, उसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, इसको समझाने वाला जो ग्रंथ है वही क्या है? व्याकरण है। फिर उसके बाद व्याकरण के हमने अंग देखे थे। व्याकरण के होते हैं 3 अंग। सबसे पहले वर्ण, सबसे छोटी इकाई होती है जो, उसके बाद शब्द, उससे बड़ी इकाई, उसके बाद आता है वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर कहेंगे, छोटी इकाई या अंग है वर्ण या ध्वनि। अगर वह मौखिक रूप में है तो ध्वनि, लिखित रूप में है तो वर्ण। वर्णों के सार्थक क्रम को ही, वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। इसके बाद वाक्य क्या था? शब्दों के सार्थक समूह को या भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वाक्य थी। हमारा चैप्टर था वर्ण विचार। तो वर्ण के हमने 2 भेद देखे थे। सबसे पहले देखा था स्वर, और स्वर के बाद देखा था व्यंजन। स्वर के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। व्यंजन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर को अलग अलग तरीके से 5 तरीकों से हमने बांटा था। तो स्वर और व्यंजन में 2 ही चीजें आपने याद रखनी है। नहीं करके एक पॉइंट याद रखना है, स्वतंत्र ध्वनियां, वे वर्ण जो स्वतंत्र हैं तो वे हैं स्वर, और जो स्वतंत्र नहीं हैं वे हैं व्यंजन। यानी स्वर की मदद से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर छिपा होता है जिसे हम अ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अ कहते हैं। याद रखेंगे, अ छिपा होता है। इसके बाद हमने इनका वर्गीकरण करा था। सबसे पहला वर्गीकरण जो हमने किया था वो था मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर हिंदी में स्वर 2 प्रकार के थे। सबसे पहला था ह्रस्व या लघु या छोटा या एकमात्रिक स्वर, और दूसरा था दीर्घ या द्विमात्रिक या संधि स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर हैं? 2 हैं। अगर संस्कृत में अगर बात करेंगे मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में ह्रस्व और दीर्घ, और संस्कृत में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ह्रस्व क्या था? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा के बराबर समय लगता है। जिसके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे ओ, ई, छोटा ऊ और री। और दीर्घ में क्या था? जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगेगा या 2 मात्रा के बराबर समय लगेगा। आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। इसका प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगेगा या जिनके उच्चारण में 2 मात्रा के बराबर समय लगता है, उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। इसके बाद जो अगला वर्गीकरण हमने देखा था स्वरों का, वो देखा था, जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं बढ़िया से देखें, बहुत बड़ा तरीके से मैंने समझाया हुआ है। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के प्रकार दिखे थे। तो वहां पर भी स्वर के प्रकार 2 थे, वृत्तमुखी या वृत्ताकार, और दूसरा था अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार। वृत्तमुखी के अंतर्गत क्या थे? जिनके उच्चारण में जो हमारी होंठ की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। और एक अंग्रेजी का हमने जो आगत वर्ण लिया था वो भी इसी के अंतर्गत आता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज इत्यादि हम लिखते हैं। इसके अवृत्तमुखी में इसके अलावा बचे हुए जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, री, ए और आई। अगला वर्गीकरण हमने देखा था जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के टाइप थे 3। तो इसको भी बहुत बड़े तरीके से मैंने समझाया था। तो माना ये जीभ वाला पोर्शन है, ये आगे वाला हिस्सा, ये मध्य वाला हिस्सा और ये पश्च वाला हिस्सा। तो जीभ के आधार पर हमने स्वरों को 3 टाइप से बांटा था, अग्र, मध्य और पश्च। मध्य में हमने अ पकड़ा था। पश्च में हमने क्या बताया था कि 3 लिखकर बनने वाले अ के अलावा जो भी वर्ण है वो सब पश्च के अंतर्गत आएंगे। और अग्र में क्या होंगे? छोटी, बड़ी, ए और आई। मध्य में अ लेना है, और अग्र की बात करें छोटी, बड़ी, ए और आई। इसके बाद अगला हमने देखा था मुख द्वार या मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो 4 प्रकार थे, विवृत्त, अर्धविवृत्त, संवृत्त और अर्धसंवृत्त। विवृत्त में क्या था? मुख द्वार पूरा खुलता है, इसका एग्जाम्पल था आ। अर्धविवृत्त में क्या था? विवृत्त का आधा मुख खुलेगा। संवृत्त में क्या था? मुख द्वार लगभग बंद रहेगा, मतलब थोड़ा सा खुलेगा। अर्धविवृत्त के एग्जाम्पल जो मैंने बताए थे अ,
आई और औ। समवृत्त के एग्जाम्पल हैं छोटी ई, बड़ी ई, सब पढ़ा रखा है मैंने, ये कब सिर्फ रिवीजन किया जा रहा है यहाँ पे। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। और अर्ध समृत्त में क्या आता है, समृत्त से भी कम मुख खुलेगा, लगभग मुख द्वार बंद रहता है, ए और ओ, ए और ओ। पांचों वर्गीकरण स्वरों का हमने देखा था अनुनासिकता के आधार पर। निर्नुनासिक नाक के बिना, अनुनासिक नाक के साथ। निर्नुनासिक मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख द्वार से निकलेगी, नाक का कोई प्रयोग नहीं होगा। और अनुनासिक में क्या होगा, वर्ण के उच्चारण के लिए वायु जो है वो मुख के साथ साथ नाक से भी निकलेगी। तो स्वर ही हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हमने इनको स्थान के आधार पर बांटा था। जैसे कंठ में आपको याद होगा अ और आ, ये कंठ के अंतर्गत आए थे। तालव्य की बात करें तो छोटी ई और बड़ी ई आई थी। मूर्धन्य की बात करें तो री हमारा मूर्धन्य के अंतर्गत आया था। उसके बाद ओष्ठ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आया था, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अनुनासिक में अंकी बिंदु और कंठ तालव्य काफी इंपॉर्टेंट है। कंठ और तालु दोनों का प्रयोग है ए और आई। और कंठ ओष्ठ में क्या होगा, कंठ और ओष्ठ वाली ध्वनियों के संयोग से ये बनते हैं। ओ और औ हमारे कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तो स्वर वाला पोर्शन भी हमने रिवाइज कर लिया। और व्यंजन की परिभाषा क्या थी, व्यंजन क्या थे, जो स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है, यानी जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक स्वर में हमारा एक स्वर छिपा, प्रत्येक व्यंजन में हमारा एक स्वर छिपा होता है, प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर छिपा होता है जिसे हम कहते हैं अ। परंपरागत रूप से या मूल व्यंजनों की बात करें तो कितने थे, 33। 33 कैसे बनते थे, जब हमने अलग अलग तरीके से इनको बांटा था तो 33 में 25 तो हमारे बनते थे स्पर्श व्यंजन, 4 हमारे अंतस्थ और 4 हमारे बनते हैं ऊष्म व्यंजन, ये 33 हो गए। और व्यंजनों की कुल संख्या अगर कहेंगे तो ये है 39। 33 तो ये हो गए। इसके अलावा 2 आते हैं द्विगुण और 4 आते हैं संयुक्त व्यंजन। द्विगुण में क्या आते हैं, अड और अढ। ड और ढ के नीचे जो हम ताड़नजात बिंदु लगाते हैं, जैसे ये ड है इसके नीचे ये बिंदु लगा दें, ये ढ है इसके नीचे ये बिंदु लगा दें, ये हमारा ताड़नजात बिंदु हो जाएगा। तो ये द्विगुण के अंतर्गत आ गए। और संयुक्त में कौन कौन से थे, स्र, क्ष, त्र और ज्ञ। 2 व्यंजनों और एक स्वर के योग से बना हुआ व्यंजन, ये हमारा संयुक्त व्यंजन था। तो स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त और प। क वर्ग को कंठ वर्ग कहते हैं, च को तालव्य कहते हैं, ट को मूर्धन्य कहते हैं, दंत। तो वर्ग जो है जिसमें 5 वर्ण आते हैं, तो, थ, दो, ध, ये जितने वर्ग में पढ़ रहा हूँ सभी में 5 वर्ण आते हैं। तो को दंत कहते हैं और प को ओष्ठ वर्ग कहते हैं। अंतस्थ के अंतर्गत अगर बात करें तो अंतस्थ में 4 आते हैं, कौन कौन से, य, र, ल और व। ऊष्म में श, स, स और ह। 3 प्रकार के श थे। तीनों श के बारे में मैंने बढ़िया से पढ़ाया हुआ था। तीनों श को अगर बांटे तो पहला वाला जो श होता है ये तालव्य श होता है, ये मूर्धन्य श है, ये दंत श है या वत्स श भी कहते हैं इसको। और उसके बाद ह आता है। ये चीज़ आपको याद होंगी। अगर व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों की संख्या याद रखनी है। व्यंजनों की संख्या है, मूल व्यंजनों की संख्या है 33, कुल व्यंजनों की संख्या कहेंगे तो कुल व्यंजनों की संख्या बन जाती है हमारी 39। इसके बाद हमने घोषत्व के आधार पर वर्णों को बांटा था, यानी व्यंजनों को बांटा था। तो घोषत्व के आधार पर जो हमारे व्यंजन थे वो 2 प्रकार के थे, एक था अघोष और एक था सघोष। नोट्स में मैंने अघोष को घोष लिख दिया था तो उसको आपने कट कर देना है। सघोष को ही घोष भी कहते हैं, सघोष को ही घोष भी कहते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लेना है, नोट्स में इसको सही कर लेना है। हमने गलती से अघोष और घोष साथ में लिख दिए थे, अघोष अलग है और सघोष को ही घोष भी कहते हैं, तो आपने ये कट कर देना है, इस पर ध्यान देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो अघोष के अंतर्गत क्या होते हैं, जो हमने 5 वर्ग देखे थे, क, च, ट, त और प वर्ग। तो इन वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क वर्ग की बात करें तो क और ख, च वर्ग की बात करूँ तो च और छ, इस प्रकार से। यानी 5 वर्ग के स्टार्टिंग के जो 2 वर्ण हैं वो हमारे अघोष के अंतर्गत आएंगे। और जो हमारे ऊष्म व्यंजन थे श, श, स, ये तीनों हमारे इसी के अंतर्गत आएंगे, अघोष के अंतर्गत। अब सघोष में क्या होंगे, प्रत्येक वर्ग का
तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, जैसे क और ख तो हमारे चले गए अघोष में, तो ग, घ, ङ ये घोष या सघोष में चले जाएंगे। इसी के साथ अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, इसी के साथ ह भी हमारा किसके अंतर्गत चल जाएगा, सघोष के अंतर्गत चले जाएगा। और वो पॉइंट आप लोगों ने सही कर लेना है, अघोष के साथ अपने घोष भी लिखा था, उस घोष को आपने कट करना है, वो घोष हमारा सघोष है, ये ध्यान देंगे। इसके बाद जो वर्गीकरण हमने किया था प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर हमने व्यंजनों को बांटा था, अपने वर्णों को बांटा था, अगर आप याद करें तो इसमें क्या था, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण मतलब वायु की बात हो रही है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता हो, अल्प प्राण, और अधिक वायु की आवश्यकता होगी तो वहां क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। अल्प प्राण की बात करें तो अल्प महा, अल्प महा, फिर अल्प, मतलब पहला अल्प फिर महा, अल्प फिर महा, फिर उसके बाद अल्प, यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, क से लेकर क, च, ट, त, प वर्ग का, ये हमारा अल्प प्राण होता है। तो दूसरा और चौथा क्या होते हैं, हमारे महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत सभी अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, यानी य, र, ल, व, और सभी जो हमारे स्वर हैं वे भी अल्प प्राण है। महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, इसी के साथ चारों ऊष्म व्यंजन यानी श, स, स और ह, इसी के साथ विसर्ग, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमने अपना जो देखा था व्यंजन के अंतर्गत उच्चारण के आधार पर इनको बांटा था, ये काफी इंपॉर्टेंट भी था, इस पर विशेष फोकस करेंगे। तो उच्चारण के आधार पर हमने अलग अलग तरीके से देखा था। एक हमने देखा था स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी में हमने क्या किया था, जो हमारे क, ट, त और प वर्ग हैं, क, ट, त और प वर्ग, इन चारों वर्गों के शुरुआत के चार वर्ण, जैसे क वर्ग की बात करें तो क, ख, ग, घ, ट वर्ग के चार वर्णों की बात करें तो ट, ठ, ड, ढ, तो ऐसे ये इन चार वर्गों के चार वर्ण, चार चक्को 16 वर्ण हमारे क्या हैं, स्पर्शी हैं। तो च वर्ग कहाँ चले जाता है, च, छ, ज, झ, तो च वर्ग के चारों वर्ण चले जाते हैं स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत। स्पर्श तो है लेकिन संघर्षी भी हैं। अब हमने क्या देखा, इन पांचों वर्गों का पांचवा वर्ण गायब है। जैसे क वर्ग की बात करें तो ङ, जैसे म गायब है हमारा, ण गायब है, यो गायब है, तो ये हमारे चले जाते हैं, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण हमारा नासिक के अंतर्गत चल जाता है। अब सिर्फ संघर्षी या ऊष्म संघर्षी की बात करेगा तो तीनों श, स और ह आ जाएंगे। नासिक के हमने देख लिया है। य और व जो हमारे हैं इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं और इन्हें संघर्षहीन वर्ण भी कहते हैं। प्रकंपित की बात करें, र की बात करें तो ये प्रकंपित के अंतर्गत आता है। ल की बात करें तो ये पार्श्विक के अंतर्गत आता है। अड और अढ, ड और ढ के नीचे जो बिंदु लगाते हैं ये अड और ढ बन जाएंगे, तो ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त या ताड़नजात। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद देखा था हमने संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन चार थे हमारे, कौन कौन से, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन की सिंपल परिभाषा क्या थी, दो व्यंजनों और एक स्वर के संयोग से बना हुआ व्यंजन। क्ष, त्र, ज्ञ। जैसे त्र की बात अगर मैं करूं तो त हलंत प्लस र इसमें छिपा हुआ है, र के नीचे अगर हलंत लगाऊंगा तो अ भी जोड़ना पड़ेगा। ज्ञ की बात करूं, ये ज्ञ होता है, इसके अंदर ज्ञ प्लस यो छिपा हुआ है। अब यो के नीचे हलंत लगाऊंगा तो अ लिखना पड़ जाएगा। उम्मीद है चीजें, ये कंप्लीट रिवीजन जो हमने किया है आपका बढ़िया से रिवीजन हो गया होगा। अब देखते हैं आज का लेक्चर। आज जो हमने देखने हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो इस चैप्टर की बची हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ड और ढ के पहचान के नियम। ड और ढ, ड और ढ का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है तो बिंदी या ताड़नजात बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे डमरू, ढक्कन एक इसके प्रॉपर एग्जाम्पल है। अगला पॉइंट है ड और ढ से पूर्व अनुस्वार हो तो बिंदी का प्रयोग या ताड़नजात बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे गंदा, गौ के ऊपर अंकी बिंदु जो है वो अनुस्वार है। उसके बाद खंड,
पंडाल, इस तरीके से। ये गंदा वाला एग्जाम्पल कट कर दें, जैसे खंड हो गया और पंडाल, इस तरीके से। अगला पॉइंट है ड व ढ से पूर्व अधूरा पंचम वर्ण हो। पंचम वर्ण कौन कौन से थे? जैसे क वर की बात करें, ङ, जिनको हमने नासिक्य व्यंजन कहा था, तो वही हमारे पंचम वर्ण है। तो उसके बारे में क्या कहा गया है? ड और ढ से पूर्व अधूरा पंचम वर्ण हो तो बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे पंडित, ड से पहले देखिए ण है, यहां पर प्रकांड में ड से पहले क्या है? ण है। अगला पॉइंट देखते हैं, ड और ढ का प्रयोग तत्सम संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए। ड और ढ का प्रयोग तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ताड़नजात बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तत्सम माने संस्कृत के शब्द। अगले चैप्टर में हम इस चीज को बड़े समझने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे षड, षडानन, षड्यंत्र, ये सभी हमारे तत्सम शब्द है। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ड या ढ का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों में हो जाए तो बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये जितने पॉइंट हमने लिखे हैं, जब वर्तनी शुद्धि करने के लिए आते हैं सवाल, तो वहां पर बहुत काम आएंगे ये पॉइंट। सारे पॉइंट इन पर विशेष फोकस करना है। तो पांचवा पॉइंट देखते थे, ड और ढ से संबंधित। ड और ढ का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों में हो जाए तो बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे रोड, क्राउड, लाउड, प्राउड। जैसे लाउड मैंने लिखा, इसके नीचे अगर बिंदु लगा दी तो ये गलत हो गया। तो सारे पॉइंट क्लियर कर देते हैं। ये कहते हैं अगर प्रारंभ में ड और ढ का प्रयोग है तो बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, ताड़नजात बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है, ड और ढ से पूर्व अनुस्वार है तो बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट, ड और ढ से पूर्व अधूरा पंचम वर्ण हो। पंचम वर्ण जो हमारे नासिक्य व्यंजन थे, हमने पढ़े थे, हर वर्ग का पांचवा वर्ण हमारा पंचम वर्ण है, तो वहां पर भी बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे पंडित, प्रकांड हमारे एग्जाम्पल थे। अगला है, ड और ढ का प्रयोग तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए तो उनके नीचे भी बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे षड, षडानन, षड्यंत्र। अभी अगले लेक्चर में हम तत्सम तद्भव को पहचानना सीखेंगे, नए चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ये पॉइंट वहां पर भी काम आएगा। और अंतिम पॉइंट हमने सीखा यहाँ पे, विदेशी भाषा के शब्दों में अगर ड और ढ का प्रयोग होता है तब भी हम बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं रॉ के विभिन्न रूप। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलिए। रॉ को हम अलग अलग तरीके से करते हैं। रॉ के हमारे टोटल 4 रूप हैं। सबसे पहले ये वाला रॉ है जिसे पूर्ण रॉ कहते हैं, जैसे राम, रमेश, रमा। अगला ये वाला पॉइंट है, 4 रूप जो हम रॉ के देख रहे हैं, ये तीसरा है, चौथा। इन चारों में केवल दूसरा ही जो है ये अधूरा रॉ है, अपूर्ण रॉ है, या हलंत वाला है, या स्वर रहित है। इसके एग्जाम्पल जैसे कर्म, कर्म का मैं विच्छेद करूंगा तो क प्लस रॉ हलंत वाला प्लस म, इस तरीके से बनेगा ये। कर्म, धर्म, नर्म, वर्मा, इस तरीके से। अगला है, अगला तीसरा टाइप जो रॉ का है उसको भी देख लेते हैं। तीसरा रूप जो है इस तरीके से, यहां पर भी पूर्ण रॉ होता है, जैसे क्रम, भ्रम, ग्रह, प्रकार। जैसे क्रम का मैं विच्छेद करता हूं तो क आधा प्लस रॉ पूरा प्लस मौ पूरा, इस तरीके से बनेगा। इसको थोड़ा और ब्रेक करूं मैं, अगर इसको थोड़ा और ब्रेक करें तो ऐसे बनेगा। अगर आपको बताऊं, ये रॉ, फिर ओ, फिर मौ, हलंत प्लस ओ, ये इसका पूर्ण रूप होता है। मतलब इस तरीके से अगर हम रॉ का रूप देखते हैं, जैसे क्रम, भ्रम, ग्रह, प्रकार, अग्रज, एक शब्द देखा होगा आपने, अग्र या अग्रज। तो इस प्रकार का अगर रॉ दिखता है तो हमने याद रखना है ये पूर्ण रॉ की बात हो रही है। स्वर रहित था ये वाला, अपूर्ण रॉ। और चौथा आता है, चौथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष फोकस करेंगे। जिसने पहले नहीं पढ़ा है वो तो विशेष फोकस करे इस पे। तो चौथा रूप ये है, इस तरीके से। यहां पर भी पूर्ण रॉ है, मतलब ये मान के चलिए तीसरा जो रॉ का रूप हमने देखा था उसी रूप से बना हुआ है। अभी ऐसा बना कैसे? तीसरा रॉ पूर्ण रॉ था, ये हम जानते हैं। तो ये कहते हैं इस वाले रॉ का प्रयोग गोल पैंदी वाले वर्णों के साथ हो जाए, जैसे टॉ, ठॉ, डॉ।
इनकी पेंदी जैसी बन रही है, देखिए नीचे इस तरीके से, ये गोल पेंदी वाले डॉ इस तरीके से। अब इसमें होता क्या है, ये दो लाइनें कैसे बन रही हैं अब उनको देखते हैं। सबसे पहली लाइन जो बनती है, जैसे माना ऐसे लगा दिया मैंने, ये हलंत रॉ को दिखा रहा है, ये वाला पॉइंट जो मैं लगाता हूं ये पूर्ण रॉ को दिखा रहा है, तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे ट्रक, तो ये पहली वाली जो लाइन है ये हलंत टॉ को दिखा रही है, क्योंकि आधा टॉ है, रॉ तो पूरा है। अब ये वाला जो रूप है ये रॉ के साथ प्रयोग होने की वजह से ये वाला हिस्सा हलंत और ये वाला हिस्सा रॉ को दिखाता है। जैसे ड्रम, ट्रेलर, ट्रेन, ड्रेनेज, ड्राइवर, इस तरीके से आपने याद रखना है। तो रॉ के 4 रूप, ये पूर्ण रॉ, ये अधूरा रॉ, और ये भी पूर्ण रॉ है, जैसे क्रम, भ्रम, ग्रह, प्रकार। और चौथा वाला जो रॉ हम देख रहे हैं इस तरीके से, ये हमारा तीसरे का ही दूसरा रूप है। पहली लाइन हलंत को दिखाती है, आधे वर्ण को दिखाती है, और दूसरी लाइन पूर्ण रॉ को दिखाती है। उम्मीद है पोर्शन क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखने हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, सभी स्वर सघोष और अल्पप्राण होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, पढ़ा था हमने। अगला पॉइंट है, संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से थे? स्र, क्ष, त्र और ज्ञ, इस तरीके से ये 4 वर्ण थे, इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। 2 व्यंजनों और एक स्वर के योग से बना हुआ व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। व्यंजन द्वित्व, अब यहां पर क्या होगा, जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, जैसे सम्मान में है, एक मौ है हलंत वाला और दूसरा पूर्ण मौ है, बच्चा में आधा चौ है, मतलब समान व्यंजन जुड़ेंगे। पहले वाले मतलब ये मान के चले जो पहला इसमें व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा, हलंत के साथ होगा। जैसे अड्डा मैंने देखा, अ ड डा, पहले डॉ हलंत वाला फिर पूर्ण डॉ है, इस तरीके से आपने याद रखना है। ये व्यंजन द्वित्व कहलाता है। वो पूछा क्या सवाल है, ध्यान रखना है। दिल्ली भी एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें आधा लौ और पूर्ण लौ है, मतलब उनके बीच में कोई स्वर नहीं है। अगला पॉइंट है, स्वरों की संख्या तो 11 है, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। लेकिन मात्राओं की संख्या अगर कहेंगे तो मात्राओं की संख्या 10 होती है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की अगर कहूंगा तो आ की ये होती है, छोटी की कहेंगे तो इस तरीके से होती है, बड़ी की कहेंगे तो इस तरीके से होती है, छोटा ऊ इस तरीके से, बड़ा ऊ इस तरीके से, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो स्वरों की संख्या 11 है, जबकि मात्राओं की संख्या कितनी है, 10 है। पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बंदी रक्षक की जिनकी परीक्षा है उन लोगों के लिए हमने नया बैच स्टार्ट किया है। आप लोग की पहचान में अगर कोई है तो उनको जरूर बताना है आपने। हिंदी, सामान्य हिंदी का एक नया बैच हमने स्टार्ट किया, क्रैश कोर्स रहेगा, कंप्लीट हिंदी कराई जाएगी उसमें। अगला पॉइंट है, स्पर्श व्यंजन का अन्य नाम वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बटे हैं और हर वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो इन वर्णों की संख्या कितनी हो जाती थी, 25 हो जाती थी। वर्ष या दंत मूल वर्ण है नौ, ल, र, सौ और जो। हाल ही में पूछा गया सवाल है वीडियो में, पीडीओ में, वत्स या दंत मूल वर्ण, तालु के आसपास वाला कह सकते हैं, मतलब दंत मूल, पीछे वाले जो दांत होते हैं, दांत का पीछे वाला जो हिस्सा, वहां वाला हिस्सा, उससे इनका उच्चारण होगा, याद रखेंगे। न, ल, र, स, ज। अगला पॉइंट है, भाषा की सार्थक इकाई या सबसे बड़ी इकाई वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद, यानी जिसे हम शब्द भी कहते हैं। पद से छोटी इकाई अक्षर। और भाषा की सबसे छोटी इकाई ये बनती है ध्वनि या वर्ण। ध्वनि के बारे में हमने पढ़ा था, ध्वनि क्या था, वाक्य और शब्द तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है आगे, ध्वनि और वर्ण हम पढ़ चुके हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर कहेंगे तो वो वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो ध्वनि हो जाती है। अब अक्षर और ध्वनि में क्या अंतर है, जैसे एक शब्द मैंने लिया राम, हमने एक शब्द लिया है, इसमें अक्षर जो है रा है और मो है, जबकि वर्ण कौन से हैं, र प्लस आ उसमें छुपा हुआ है, प्लस मो हलंत वाला और उसमें ओ छुपा हुआ है, यानी कंप्लीट विच्छेद कर देंगे तो वर्ण बन जाएगा। जैसे मैंने रमेश लिखा, अक्षर कहेंगे तो र, में और श है यहां पर, लेकिन वर्ण कहेंगे तो र हलंत प्लस ओ। मो को कैसे ब्रेक करेंगे, मो हलंत प्लस एक ही मात्रा, ऐसे 100 को भी ब्रेक करेंगे।
उम्मीद है पॉइंट क्लियर हुए हैं। अब ये पद जो पॉइंट में आपको दिख रहा है, ध्यान रखना है, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने वर्ण बनाई थी। वर्णों का सार्थक क्रम क्या था? शब्द था। शब्दों का सार्थक क्रम क्या था? व्यवस्थित क्रम क्या था? वाक्य। यानी वर्ण से ही शब्द बनेंगे, शब्द से ही वाक्य बनेंगे। तो वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द को क्या कहते हैं? हम पद भी कहते हैं। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें डिटेल में हमने पढ़नी है। अभी हमारा विशेष फोकस जो वर्ण वाला चैप्टर हमारा चल रहा है उसके वन लाइनर की तरफ है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान देंगे, विशेष फोकस करेंगे। मूल स्वर या जड़ स्वर या नैसर्गिक स्वर या बीजाक्षर स्वर कौन कौन से हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इन्हें हमने मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर भी कहा था। लघु स्वर, छोटा स्वर। अगला है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संधि स्वर या कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर। ये सारे इसी के सेम नाम हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं आ, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ के बाद ए, फिर आई, ओ, औ। ये सारे हमारे किस में आएंगे? दीर्घ, गुरु, संधि, कृत्रिम या बनावटी स्वर की तरफ। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मूल दीर्घ स्वर या सजाती संधि स्वर के अंतर्गत आते हैं आ, बड़ी और बड़ा ऊ। जबकि संयुक्त दीर्घ स्वर या विजातीय संधि स्वर के अंतर्गत आएंगे ए, आई, ओ, औ। इन्हें संधि स्वर क्यों कहा था? क्योंकि गुण और वृद्धि संधि के एग्जाम्पल इसी के थ्रू बन रहे थे। यानी इनको हम मूल स्वरों की मदद से ही बना पाते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मूल दीर्घ स्वर या सजाती संधि स्वर हो गए आ, बड़ी और बड़ा ऊ। संयुक्त दीर्घ स्वर और विजातीय संधि स्वर हो गए ए, आई, ओ, औ। अगला आता है द्विगुण या द्विपृष्ठ या ताड़नजात या विकसित वर्ण। ये है अड और अढ। ये लिखा मैंने ड, इसके नीचे ताड़नजात बिंदु लगा दूंगा तो अड बन जाएगा। ये हमारा ढ है। ढ के नीचे अगर मैं एक बिंदु लगा देता हूं जिसे हम ताड़नजात बिंदु कहते हैं, ये अढ बन जाएगा। अड, अढ। इन्हें विकसित वर्ण, ताड़नजात वर्ण, द्विपृष्ठ वर्ण या द्विगुण वर्ण भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगत ध्वनि आ को पश्च स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर हमने 3 टाइप देखे थे, आपको याद आ रहे होंगे। तो ये पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जब हमने मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार देखे थे, हिंदी में तो 2 प्रकार होते हैं मात्रा उच्चारण के आधार पर, ह्रस्व और दीर्घ। जबकि संस्कृत में एक और प्रकार होता है प्लुत, जिसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जिनके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा और ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है। तो प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ, उछलता हुआ। इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल हमने देखा था ओम, और इसका जो पहचान चिन्ह है वो 3 है, याद रखेंगे। 3 मात्रा के बराबर इसमें समय लगता है। इसी प्लुत स्वर को हम बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को एकमात्रिक, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक, जबकि प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक या बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में संयुक्त व्यंजनों का क्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। जैसे हम क्ष लिखते हैं संयुक्त स्वर, तो ये बनता है क, हलंत प्लस सौ के मेल से। यानी जैसे ही क वर्ण हमारे शब्दकोश में समाप्त होंगे, उसके बाद क्ष को ही हम देखेंगे, क्योंकि क के योग से ही बन रहा है। वैसे त्र की बात है, ये त और र के योग से बनता है, त हलंत प्लस र। यानी तो के बाद ही ये शब्द आएंगे, तो के बाद थो नहीं आएगा, तो के बाद पहले त्र निपटाना पड़ेगा हमने, क्योंकि ये तो के योग से ही बना है त्र। उसके बाद ज्यो आता है, ज्यो के अंतर्गत भी बात करते हैं। ज्यो हमारा कैसे बनता है? ज्यो और यो के योग से, यानी शब्दकोश में इसकी बारी किसके बाद आने वाली है? ज्यो के वर्ण जैसे समाप्त होंगे वैसे ज्ञो वर्ण हमारा आ जाएगा। उसके बाद आता है श्र। श्र बनता है सौ, तालब्य श प्लस र के योग से, यानी तालब्य श के वर्ण जैसे शब्दकोश में समाप्त होंगे, हमारा स्र वर्ण के शब्द आने लग जाएंगे। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। ये टॉपिक हमने समाप्त कर लिया है।
अगला टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो ये पोर्शन हम समाप्त कर चुके हैं। हिंदी साहित्य कंप्लीट है, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है, कंप्लीट नोट्स हैं, पीडीएफ सब अवेलेबल है अपने। भाषा, हिंदी भाषा का विकास कंप्लीटली हम पढ़ चुके हैं। लिपि वर्णमाला वाला चैप्टर आज हमारा समाप्त होता है। कल और परसों हम देखेंगे 2 प्रैक्टिस सेट रात 8 बजे। कहाँ पर? हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानवीर जीवन पर। ये प्रैक्टिस सेट लाइव होंगे, लाइव जरूर जुड़ना है आपने। लगातार पढ़ेंगे, अपनी तैयारी को जांच पाएंगे। प्रैक्टिस सेट के वीडियो बाद में फिर अगले दिन ऐप पर भी डाल दिए जाएंगे, और पीडीएफ तो आपको मिलेगी, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। अगला लेक्चर और हिंदी वर्तनी के मैं भेज चुका हूं आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए। टॉप 100 सवाल मैं आपको भेज चुका हूं ग्रुप में, खुद से प्रैक्टिस करनी है इनकी आपने। अगला चैप्टर हम देखने वाले हैं शब्द संरचना, शब्द भेद देखेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।